गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कुमार आपके लिए अगला पार्ट जो है पार्ट 3 अपवास तंत्र का लेकर आया हूँ, ज्योग्राफी का कक्षा 9 के लिए। इस बार जो है जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको प्रायद्वीपीय नदी के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो में आपको प्रायद्वीपीय नदी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखा जाए तो प्रायद्वीपीय की जो प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी है, तो महानदी है, ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है ना, और कावेरी, ये प्रमुख नदियां। फिर ये कौन सी, ये प्रमुख नदियां सब भारत प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, फिर हम ये देख लेते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालयन नदियों को जो विभाजक का काम कौन करते हैं, जल विभाजक का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, जल विभाजक का काम, जल विभाजक का कार्य यहाँ पे जल विभाजक कौन कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है पश्चिमी घाट। यानी पश्चिमी घाट क्या करेगा कि जल को पश्चिम की तरफ और पूर्व की तरफ बहाने का काम करेगा, बांटने का काम करता है। तो पश्चिमी घाट यहाँ पे जल विभाजक का कार्य करता है। फिर प्रमुख विशेष देख लेते हैं। ये बता देता हूँ मैं आपको कि ये जो नदियां होंगी, नई जो नदियां होंगी, ये डेल्टाओं का निर्माण करेगी। नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है ना, करती है। सारी नदियां डेल्टा का निर्माण इसमें करेगी, ठीक है ना। फिर पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने वाली दो नदियां हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ, से पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी हैं ऐसी, तो नर्मदा और तापी। ये दो प्रमुख नदियां जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है, ये निकले, इनका उद्गम स्थान जो है, सॉरी, पूर्व से पश्चिम की तरफ होगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से ये पश्चिम की तरफ बहेगी। कोई उद्गम स्थल उसका कुछ इस तरीके से होगा, ये ऐसे, ये, ठीक है ना। तो ये नर्मदा हो गई और ये तापी हो जाएगी। दो नदियां जो इस तरीके से बहती है, ठीक है। चलिए, ये दोनों बड़ी नदियां हैं, ज्वारमुख का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अब मैं आपको बताऊंगा, सीधे सीधे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो नदी इसकी पढ़ते हैं वो नर्मदा नदी, कौन नदी हो जाएगी, नर्मदा नदी की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी के बारे में। मैंने आपके लिए नक्शा बना के रखा था कि नर्मदा नदी है, लेकिन नर्मदा नदी किस तरीके से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हैं। अभी हम उसका उद्गम स्थल वगैरह सब कुछ देखेंगे, तो इतना परेशान होने की जरूरत है नहीं। देखते हैं सब कुछ, हम एक एक करके सब पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो चीज आएगी इसके अंदर उद्गम आएगा। इसका क्या आएगा, उद्गम। तो सबसे पहले जो बात आ गया, अगर उद्गम की बात कर ही रहे हैं तो हम उद्गम जो है इसका अमरकंटक की पहाड़ी से। कहां से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, की पहाड़ियों से, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी से इसका वो है उद्गम होता है, ठीक है ना। फिर इसका अपवाद क्षेत्र जो पड़ेगा, क्या पढ़ने वाला है, अपवाद क्षेत्र, यानी कहां से निकलेगा ये अपवाद क्षेत्र, नदियां कहां से निकल रही है, तो देखेंगे। सीधी सीधी बात है, ये जो नदी है पश्चिम की और एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, ठीक है ना। पश्चिम की ओर किसका निर्माण करेगी, भ्रंश घाटी का निर्माण करेगी। अपवाद क्षेत्र, ये नर्मदा जो है ये अपने झारखंड से होते हुए मध्य प्रदेश की तरफ निकलती है। तो झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, फिर गुजरात में, ठीक है। अब देखिए,
भ्रंश घाटी का निर्माण करते हैं। भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं ये, ठीक है ना। अब भ्रंश घाटी का निर्माण करती कहाँ कर रही है, तो ये जबलपुर के पास करती है, मध्य प्रदेश पड़ता है जबलपुर, वहां से भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, ठीक है। तो जबलपुर के पास जो है ये संगमरमर की शैलों में ये नदी गहरे गॉड से बहती है। संगमरमर के पहाड़ हैं बीच में, वहां से ये नदी निकलती है, ठीक है ना। और एक जलप्रपात का निर्माण कर रही है ये जलप्रपात। कौन सा है वो, धुआंधार है। ये याद रखना है कि धुआंधार जलप्रपात किस पे बना हुआ है, तो ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियां देखिए, नर्मदा नदी की सहायक नदियां, सहायक नदी की बात करते थे, इनमें सबसे अधिक समकोण पर बहती है, ठीक है ना। सहायक नदी जो है ज्यादा जो है समकोण पर बह रही है, समकोण पर बहती है। कुछ सहायक नदी जो इसकी है, जैसे हिरदन है, ठीक है ना, तिंदोनी है, बारना है और कोलार है। इसकी कुछ सहायक नदी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अगली नदी जो होगी हमारी तापी नदी होगी। तापी नदी का जो उद्गम है, उद्गम स्थान, कहाँ से उद्गम होता है इसका, तो तापी नदी का जो उद्गम स्थान है वो हम देखेंगे तो ये बैतूल जिले में, यानी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से, सतपुड़ा की पहाड़ियों से हैं। ठीक है ना। ये भी क्या करती है, भ्रंश घाटी का निर्माण कर रही है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ठीक है ना। अब देखिए इसका अपवाह जो क्षेत्र होगा, अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश से निकल रही है तो मध्य प्रदेश पहला जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद में सीधे सीधे चलेंगे तो मध्य प्रदेश से गुजरात, कुछ बाकी से महाराष्ट्र में भी आता है, महाराष्ट्र, ठीक है ना। ये है इसका अपवाह क्षेत्र, ठीक है। तो ये अरब सागर में जाएगा सीधा। मोहना कहाँ होगा इसका, मोहना अरब सागर में, अरब सागर। वैसे नर्मदा नदी का भी मोहना कहाँ हो गया, अरब सागर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ, लिखा नहीं था, भूल गए थे। मोहना, मोहना किसका, इसका अरब सागर, ठीक है। ये जो है नदी बताई मैंने आपको, ठीक है। अब देखो और भी कुछ नदियां हैं, है ना, अन्य नदियां, ठीक है ना, जो पश्चिम की तरफ बताई नदियां, पश्चिम की तरफ बहने वाली कौन सी हो जाएगी, साबरमती है, माही है, भारत पूजा और पेरियार जो केरला में पड़ती है, पेरियार। ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि कहाँ पे है, ये सब ऐसी कुछ नदियां जो कि पश्चिम की तरफ निकल रही है, ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ निकलती है, ठीक है। ये आगे नदी अपनी गोदावरी नदी है, इसका उद्गम जो है
गोदावरी नदी का जो उद्गम है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में है, ठीक है ना। कहां से होगा? नासिक जिले में, नासिक में। नासिक कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में नासिक जिले में है। इसकी लंबाई देखें तो 1500 किलोमीटर के आसपास की लंबाई है, ठीक है। लगभग तभी हमने पढ़ी थी, इसकी लंबाई इतनी नहीं थी। और ये मुहाना है, इसका बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है? मुहाना। ये बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने वाली नदी है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे कि इसका अपवा क्षेत्र जो है, अपवा क्षेत्र कहाँ का है? तो सबसे पहले अपवा क्षेत्र इसका महाराष्ट्र में है। तो कहाँ से निकली? तो महाराष्ट्र से शुरू हो रही, तो महाराष्ट्र में जहाँ पे इसका 50% भाग पड़ता है, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र के बाद में मध्य प्रदेश में हल्का सा, मध्य प्रदेश के बाद में उड़ीसा के बाद में सीधे चले जाएंगे आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। ये इसके तो आंध्र प्रदेश बहती हुई कहां चली जाएगी? सीधा वहां जाएगी। फिर इसकी सहायक नदियां बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद सहायक नदियां देखेंगे, इसकी सहायक नदियां, ठीक है। अब एक सहायक नदी की हम बात करते हैं, सहायक नदी इसकी पूर्णा, ऊपर कर लेते हैं, पूर्णा वर्धा, ठीक है। पूर्णा वर्धा, प्राणहिता, ठीक है ना। मांजरा, वेनगंगा, और पेनगंगा, ये सब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जो अंतिम तीन जो सहायक नदी बहुत बड़ी हैं और बड़े आकार विस्तार करने से दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। अब देखिए गोदावरी को हम दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा भी इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। ये इसको उपनाम दे रखा क्योंकि ये दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी लंबी नदी है, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अगली जो नदी अपने पास आ रही है, अगली नदी कौन सी आ जाएगी? महानदी। अगली नदी कौन सी? महानदी। देखिए नाम ही महा है और ये नदी इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। ये नदी इतनी बड़ी नहीं है। मैप बना लेते हैं आप लोगों का, आपके लिए गुजरात का मैप बनाना ही पड़ता है। बनाने के बाद सीधा चलेंगे इस तरीके से। देखिए अब इसमें देखिए हम बात करेंगे सीधा महानदी की। तो महानदी कुछ इस तरीके से निकलती हुई, कुछ ऐसे निकलती हुई इधर चली जाती है, ठीक है, ठीक है। ये है महानदी। तो महानदी के बारे में हम और बात करेंगे। तो महानदी के बारे में हम देखते हैं सीधी चीजें। महानदी का उद्गम देखेंगे पहले। छोटी सी नदी है, जल्दी कंप्लीट होगी। महानदी का उद्गम है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से, यानी वहां पे जो पठार होगा वहां से ये निकल रही है, ठीक है, ठीक है ना। फिर अपवा कहां है? उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी, छत्तीसगढ़ तो हो ही गया, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ठीक है ना। मैंने छत्तीसगढ़ भी लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले छत्तीसगढ़ आएगा फिर उड़ीसा आएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। पहले ये आएगा नंबर 1, नंबर 2 ये आएगा। यानी यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया आपके, ठीक है। नक्शा देखो यहाँ तो हो गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है ना। और ये है आपके बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये इतना हो रही है, लंबाई इसकी देख लेंगे हम। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 860 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। ये आपका महानदी है, छोटी सी नदी है महानदी। महानदी के बाद में जो अगली नदी आएगी अपने वो होगी कृष्णा नदी। कौन सी आएगी? कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी की हम बात करते हैं। अगली नदी हमारी कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी में देखेंगे तो इसका उद्गम
तो कृष्ण नदी का जो उद्गम है ये महाबलेश्वरम से निकलती है। कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से, ठीक है ना। महाबलेश्वर का है, ये महाराष्ट्र में है, वहां से निकलती है, ठीक है। इसकी जो लंबाई हो जाएगी, लंबाई जो है इसकी 1400 किलोमीटर है, ठीक है ना, 1400 किलोमीटर है। तो जो अपवा है इसका, अपवा जो है इसका देखेंगे तो ये महाराष्ट्र हो गया, फिर कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। इसी वजह से सहायक नदी की बात करें हम तो सहायक नदियां, तो सहायक नदी की अगर हम बात करते हैं तो उसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, ठीक है ना। फिर कोयना, घाटप्रभा, कोयना बाद में घाटप्रभा, घाटप्रभा के बाद में देखिए मूसी और भीमा, ठीक है। ये ऐसी कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है। अगली नदी जो है हमारे पास है वो है कावेरी नदी, ठीक है। अगली नदी कौन सी हो जाएगी? कावेरी नदी। देखिए प्रथम दो नदियां जो मैंने करवाई थी वो कौन सी नदी थी? वो सब की सब नदियां कहाँ थी? वो पश्चिम ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां थी। और ये जो नदी मैं जो बता रहा हूँ ये सब की सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और इनके सबका उद्गम कहाँ से हो रहा है? पश्चिमी घाट से ही हो रहा है, ठीक है। अगली नदी होगी अपनी कौन सी नदी होगी? कावेरी नदी होगी। कावेरी नदी का उद्गम देखेंगे हम सीधा, ये सब बिंदु याद रखना है। उद्गम इसका तो ब्रह्मगिरी श्रृंखला से, ब्रह्मगिरी श्रृंखला, ठीक है ना। और ये निकलती है आपकी कर्नाटक से, कहां से निकलती है? कर्नाटक से, ठीक है। इसका भी जो है हम एक नक्शा बना लेते हैं, इसका भी एक नक्शा बना लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये गुजरात है कुछ इस तरीके से, और ये आपके दक्षिण का भाग जो है सही नहीं बन रहा है, ठीक है। ये है आपकी कावेरी नदी, देख लीजिए यहाँ पे आपकी निकलती ब्रह्मगिरी श्रृंखला से, यहाँ पे इसका उद्गम हो जाता है। फिर ये देखिए अफवाह जो है यानी कहाँ से होकर बह रही है? अफवाह जो है इसका ये कर्नाटक में हो रही है, तो कर्नाटक से तमिलनाडु में, तो कर्नाटक और तमिलनाडु में ये बहती है। देखिए भारत की दो ही ऐसे प्रमुख नदियां हैं जिन पे बहुत विवाद चलता है, और वो राज्यों के बीच में कृष्ण नदी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में इस नदी के लिए खूब विवाद चलता है कि भाई कौन इसका पानी कितना यूज करेगा। और कावेरी नदी के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक में विवाद चलता है। हमें आपको पता होगा रजनीकांत और ये कई बार सुर्खी में आ चुके इस नदी के लिए, है ना। तो है इसकी लंबाई इसकी कुछ ज्यादा नहीं है, 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना। मुहाना जो है इसका यानी कहाँ जाएगी ये? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सब की सब नदियां कहाँ जा रही है? बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अब इसकी प्रमुख सहायक नदियां सहायक नदी की बात करते हैं, प्रमुख सहायक नदियां ऐसी बात करते हैं तो अमरावती है, ठीक है। भवानी है, माता जी का नाम आ ही गया भवानी। फिर हेमावती, ठीक है। हेमावती में काबिनी, ये ऐसी कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है। सहायक नदी के बाद हम बात कर लेते हैं, इसमें कुछ छोटी नदियां मिलती है जो पूरी तरह से मिल रही है। तो दामोदर है, ब्रह्मणी, वैतरणी, सुवर्ण रेखा, कौन सी होगी? सुवर्ण रेखा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सीधी बात जो है आपको एक और मैं बता देता हूं।
एक नोट लिखते हैं हम, ठीक है। नोट में हमको मैं बताता हूं कि भारत में दूसरा बड़ा जलप्रपात, ठीक है ना, कावेरी नदी बना रही है, कावेरी नदी बनाती है, ठीक है ना, जिसे हम शिव समुद्रम के नाम जानते हैं, समुद्रम, ठीक है ना। तो शिव समुद्रम जो है ये सबसे बड़ा दूसरा बड़ा जलप्रपात है जो कावेरी नदी बना रही है। तो सवाल आप लोगों के लिए आज का ये है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ठीक, कौन सा है? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, मैं भी देखूं आप लोग कितना पढ़े करे, कितने सीरियस हो गए हैं इस चीज के बारे में, ठीक है ना। देखिए ये सब मैंने पढ़ने के बाद में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज, महत्वपूर्ण चीज वगैरह आपने कई बार सुना होगा कि पृथ्वी के धरातल का, यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के धरातल का, ठीक है ना, 71% जो भाग होगा, कितना? 71% भाग जल से ढका है, जल से ढका होता है, ठीक है। लेकिन क्या बता रहे हैं? लेकिन 97% जल जो है वो कैसा है? खारा जल है, खारा है, ठीक है ना। केवल 3% जल हमारे पास है, ये स्वच्छ जल के रूप में है। क्या ये 3% जल कैसा? स्वच्छ जल है ये, ठीक है ना। और इस 3% जो जल है इसका भी जो है 3/4 भाग जो हो गया, ठीक है ना, यानी आप इसको समझ लो 2% जो भाग है इसका वो हिमानी के रूप में है, हिमानी के रूप में है। तो बात यह आती है कि 1% जल जो बच रहा है ये उपलब्ध स्वच्छ जल हमारे पास है, ठीक है, उपलब्ध स्वच्छ जल है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम, अगला जो टॉपिक देख लेते हैं, हम झीलें देखेंगे सीधे सीधे। क्या देखेंगे? झीलें। भारत की कुछ प्रमुख झीलें हम देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो झीलें देखो हम सुनते रहेंगे, आप ऐसे ही पैराग्राफ ऐसी है तो उस तरह से है नहीं। झीलें जो देखो, कश्मीर घाटी की प्रसिद्ध झील है, कहाँ पे है? देखिए कश्मीर में जो झील है, कश्मीर की जो झील है वो कौन सी? डल झील है। कौन झील है? डल झील है, ठीक है ना। इस डल झील में आपको पता है नाव वाले घर होते हैं, ये शिकारा चलते हैं, इसमें शिकारा चलते हैं। पर्यटन का प्रमुख केंद्र है, बहुत बड़ी झील है, मौका मिले जिंदगी में तो कभी इसे देख के, बहुत ही सुंदर झील है ये, ठीक है। हजारों पर्यटक इसमें आते हैं। इसके बाद में और जो झीलें हैं, ठीक है, नौका जैसे जाते हैं हम लोग, तो कश्मीर हो गया, नैनीताल, दूसरे पर्यटक इसमें झीलें नहीं है। अगर नहीं होते तो क्या करते हैं हम? पर्यटक को कैसे आकर्षित करते हैं? वहां पे रेवेन्यू कैसा आता है, ठीक है ना। मानव के लिए जो झीलें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। कई झीलें हैं, जैसे देखो जम्मू कश्मीर के अंदर झीलें कौन सी बताई? ये बताइए। एक झील और बता देता हूं मैं आपको, वुलर झील, ठीक है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है, ठीक है। अब देखिए भारत में झीलें बहुत सारी हैं। कुछ जो झीलें हैं वो झीलें जैसे पानी, बारिश के ऋतु में उनको पानी मिलता है, ठीक है। कुछ झीलें ऐसी जिसमें पानी नदियों के द्वारा आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको कुछ और नदियों के, कुछ और झीलों के बारे में बता देते हैं। जैसे और एक झील हम बताएंगे आपको उड़ीसा में, ठीक है ना।
उड़ीसा की झील बता देते हैं। उड़ीसा में जो झील है, जो उड़ीसा की जो झील है वो चिल्का झील है। कौन सी झील है? चिल्का झील, ठीक है ना। मुख्यतः ये लेगुन झील है, लेगुन झील है, ठीक है ना। ये चिल्का के बारे में एक है कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? खारे पानी की झील हो जाएगी ये, ठीक है ना। अब क्योंकि भारत की सबसे बड़ी झील है, ये खारे पानी की झील है, ठीक है ना। तो इसके अलावा और भी झीलें हैं, राजस्थान में भी है जो ये खारे पानी की है। राजस्थान में खारे पानी की झील है ना। कौन कौन से देखें? एक सांबर झील है, ठीक है ना। पचपदरा है, लून करमसर है, लून करमसर, ये सब खारे पानी की झील है। एक डीडवाना नागौर में, ये सब कौन सी झील है? ये सब एक खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील। नमक बनता है यहाँ से, खारे पानी की झीलें हैं। यहाँ पे क्या बन रहा है? नमक बनता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की वुलर झील मैंने बताई दी। अच्छा, वुलर झील के बारे में एक प्रसिद्ध चीज ये है, जो वुलर झील जो बनी हुई है, ये प्राकृतिक झील है पहली बात तो, ठीक है ना। और ये ज्वालामुखियों से बनी हुई है, कई सालों पहले बनी होगी। यानी भूगर्भिक जो घटनाएं होती है, भूगर्भिक घटनाओं से बनी हुई है, घटनाएं से निर्माण हुआ है इसका, ठीक है ना। तो कुछ झीलें हिमानी से बनती है, ठीक है ना। यानी अगर मान लो हिमानी पिघल जाएगी तो जो खड्डा बच जाएगा उसमें जो पानी इकट्ठा हो जाएगा वो हिमानी निर्मित झीलें कहलाएगी, ठीक है ना। तो मीठे पानी की जो झीलें हैं, अब जैसे आपकी इसके बाद हिमाचल प्रदेश चल रहे थे सीधा, हिमाचल प्रदेश बहुत फेमस झीलें हैं। नैनीताल का नाम तो आपने सुना ही होगा, ताल मतलब पानी है, नैनीताल, नैनीताल, ठीक है ना। नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, भीमताल, ये मीठे पानी की झीलें सारी सारी। लोकताल, लोकताल, ठीक है ना। बड़ा पानी, कौन सी? बड़ा पानी, ठीक है ना, मीठे पानी की झील है। इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र की हम बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में एक झील है दोस्तों, वो है लोनार झील, नाम सुने होगा आप लोगों ने, लोनार झील, ठीक है ना। ये सब झीलें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती। देखिए झीलों का जो महत्व है, ठीक है, हम इनका क्या कर लेते हैं? महत्व कर लेते हैं। महत्व क्या क्या है इसका, हमारी जिंदगी में क्या क्या महत्व है झीलों का, तो हम देखेंगे एक एक करके। जो महत्व देखें, पहले तो बहुत लाभदायक होती है, ठीक है ना। तो नदी के बहाव, पहली चीज हो जाएगी ये, नदी के बहाव के, ठीक है ना। नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक है, नदी बहाव को सुचारू बनाने में सहायक है, सुचारू बनाने में सहायक, बनाने में सहायक होती है, ठीक है। फिर अत्यधिक बाढ़ अगर आ जाए, अत्यधिक वर्षा में, ठीक है ना, वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है, बाढ़ को रोकती है, ठीक है ना। तीसरी बात करते हैं तो जल विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है, किया जा सकता है। जैसे गांधी सागर झील है, मध्य प्रदेश पड़ती है। राणा प्रताप सागर है, राणा प्रताप सागर झील है, ठीक है ना। इन सब का जो भी झीलें बनेगी, ये सब ये कृत्रिम झीलें हैं जिनको बनाया गया, इनसे जल विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है, ठीक है ना। फिर जलवायु को भी सामान्य बनाती है, आस
पास की जलवायु, आसपास की जलवायु, आसपास की जलवायु को सामान्य बना रही है ये पानी जहाँ पर रहेगा तो आपकी हवा में नमी रहेगी, और नमी रहेगी तो ठंडक रहती है, बनाती है। ठीक है। फिर जलीय परितंत्र को जलीय परितंत्र को संतुलित बना के रखती है, पानी तंत्र को, ठीक है, संतुलित बना के रखती है, संतुलित बनाती है। ठीक है। फिर पांचवा जो है मनोरंजन, पर्यटन में भी देखो पर्यटन को बढ़ावा देती है, पर्यटन को बढ़ावा देती है। ठीक है। ये कुछ जो है नदियों का हमने झीलों के बारे में हमने पढ़ा था। अब सबसे बड़ी चीज जो पड़ेगी, नदियों का अर्थव्यवस्था महत्व क्या है? नदियों का अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? ठीक है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है ना। जल क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए, अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए, अनिवार्य के लिए अनिवार्य है। ठीक है। जीविका का साधन है ये, जीविका का साधन। ठीक, कैसे? मछली पकड़ा जाता है, मछली पकड़ना या मछली पालन दोनों ही किया जाता है इसमें। ठीक है ना। सिंचाई में, ठीक है, सिंचाई व्यवस्था में इस्तेमाल की जाती है। चौथी हो जाएगी आपकी ये नौका चालन, नौ संचालन भी किया जाता है। ठीक है ना। जल विद्युत का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये जो चीजें मैंने बताई, ये सब इसका क्या महत्व है? ये सब के सब महत्व जो है अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है, यानी इन सब से पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है ना। मछली पकड़ेंगे, बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, सिंचाई व्यवस्था होगी, फसलें उगाएंगे, बेचेंगे, अर्थव्यवस्था को पैसा मिलेगा। ये सब इसके मैंने क्या बताया आपको, कुछ महत्व बता दिए। अब अगला जो इसका टॉपिक पढ़ लेते हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक रह गया है वो है नदी प्रदूषण। देखिए, मानव जो है हर तरह के क्रियाकलाप कर रहा है, लेकिन क्रियाकलाप करने के चक्कर में वो क्या करता है, प्रदूषण भी खूब कर रहा है। ठीक है ना। देखिए, नदी प्रदूषण क्या हुआ कि जो नदी है, नदी जल की घरेलू औद्योगिक कृषि बढ़ती मांग के कारण, ये नदी जल की घरेलू मांग बढ़ रही है, घरेलू मांग, औद्योगिक मांग, उद्योग में भी मांग चल रही है, तथा कृषि क्षेत्र में मांग बढ़ती है, तथा कृषि क्षेत्र में बढ़ती मांग, ठीक है, बढ़ती मांग के कारण क्या होता है, गुणवत्ता में कमी है। क्या होगा, गुणवत्ता में कमी होती है। ठीक है ना। अब जब गुणवत्ता में कमी हो रही है तो क्या होगा, नदी में अधिक जल की निकासी होगी, कमी होगी तो क्या होगा, अधिक जल की निकासी हो जाएगी, जल ज्यादा निकालेंगे, अधिक जल की निकासी,
ठीक है। ये सब मैं आपको कारण बता रहा हूँ, ये सब के सब क्या है, ये के सब क्या है, कारण है प्रदूषण के। ठीक है, नदी जल की क्या हो रही है, निकासी हो रही है। फिर प्रदूषण और अपरिष्कृत कचरे, ठीक है, अपरिष्कृत यानी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ना, औद्योगिक का जो कचरा होता है, पानी वाला गंदा पानी, कचरे का नदी में मिलाना, नदी में छोड़ना, ये भी एक प्रमुख कारण है इसका प्रदूषण का। ठीक है, फिर ठीक है, ये कुछ कारण मैंने बताए हैं कि आपके जल मतलब नदी प्रदूषण के कारण है। ठीक है ना, तो सरकार कुछ काम कर रही है, सरकार के प्रयास देखें, सरकार के प्रयास, सरकार ने भी काफी सारे प्रयास कर रही है। सरकार के प्रयासों की अगर हम बात करते हैं तो सरकार ने जो है स्वच्छ गंगा मिशन चला रखा है, स्वच्छ गंगा मिशन एक चलाया हुआ है। ठीक है ना, फिर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना चला रही है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, इसको हम NRCP कहते हैं, ये भी चला रही है। ठीक है, ये देखो इसे 31 मार्च को बंद कर दिया गया था, 31 मार्च 2000 को इस योजना को बंद किया गया। ठीक है ना, और गंगा कार्य योजना जो है वो चलाई गई थी। ठीक है ना, चलिए ये कुछ कार्य सरकार कर रही है जो कि सरकार के प्रयास है जिससे प्रदूषण रोकने की कोशिश करती है। हम अपने भी कुछ प्रयास कर सकते हैं। कुछ समय पहले देखो लॉकडाउन जब हुआ था, जब पूरी दुनिया बंद हो गई, काम कहीं पे भी नहीं चला था, उस समय देखा गया था कि नदियां अपने आप स्वस्थ हो गई थी, है ना। तो सबसे बड़ा कारण नदी प्रदूषण का यही है कि मनुष्य है, मनुष्य की जो क्रियाकलाप है वही इसके प्रदूषण का प्रमुख कारण है। आगे अगर औद्योगिक वेस्ट अगर हम उसको नहीं डालें, कचरा नहीं डाले, ठीक है ना, सीवर का कचरा नहीं डाले, तो वो नदी प्रदूषण नहीं होगी। और एक और बात याद रख लीजिए कि नदी जो होती है उसकी अपनी एक क्षमता होती है क्लीन करने की। ठीक है, ये कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, इनको गलती ना करें और अच्छी हैंड राइटिंग में काम करके PDF फॉर्मेट में सबमिट करना। कम से कम इमेज क्लियर भेजे, उल्टी ना भेजे, सीधी भेजे। ठीक है ना, बहुत बहुत थैंक यू आपका।